नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट तीसरा करने वाले हैं। ठीक है, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग पिछले में भी किए थे क्लास में कि पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिए और उसके बाद फिर इसका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? तो आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 3, 4, 5 और 6 दे रखा है। ठीक है, आपको सही जवाब बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ था? 1857, 1855, 1885 या फिर 1905 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? तो किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ किया गया था, व्यापारियों के साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था या फिर सैनिकों के साथ किया गया था? ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला हिल स्टेशन कौन सा था? तो ब्रिटिश भारत का पहला हिल स्टेशन कौन सा था? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या फिर नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? आपको ऑप्शन में दे रखा है, दिल्ली, कोलकाता, शिमला या फिर मुंबई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में दे रखा है 1885, 1905, 1906 या फिर 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? आपको बताना था किस अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने कब मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे? 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1946 को, 9 अगस्त 1942 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो किस योजना के अंतर्गत की गई थी? माउंट बेटन योजना, क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू या फिर बेबल योजना के थ्रू किया गया था? आपको ये इसका आंसर देना है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, 389, 395 या फिर 400? सही ऑप्शन बताइए। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या फिर चैतन्य महाप्रभु? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा या फिर आभासी और उल्टा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर विवर्तन के कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में कौन बाधा उत्पन्न करता है? तो राष्ट्र निर्माण में कौन बाधा उत्पन्न करता है? राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, शिक्षा या फिर लोकतंत्र? अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा मिशन चलाया था, कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत या फिर ऑपरेशन त्रिशूल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन में दे रखा है 79, 84, 89 या फिर 91? अगला क्वेश्चन है, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डे, 9/11, ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर ट्विन टावर हमला? अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1965, 1971 या फिर 1975? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दे रखा है न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर लंदन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? 1997 में, 2000 में, 2002 में या फिर 2005 में? अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलम या फिर ओम? तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या फिर शून्य हो जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबक यानी कि डायमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबक की प्रकृति कैसी होती है? बड़ी और धनात्मक, छोटी और ऋणात्मक, बड़ी और ऋणात्मक या फिर शून्य? अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख की स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन दे रखा है, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला दृश्य प्रकाश कौन सा है? लाल, पीला, हरा या फिर बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, भारत सरकार, वित्त आयोग या फिर संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध बोनी गेहूं की किस्म का विकास किसने किया था? आपके ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, वर्जिन कुरियल या फिर होमी भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी ईस्ट यानी कि जो बेकरी में जो ईस्ट का यूज किया जाता है किस खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है? दही, ब्रेड, पनीर या फिर मक्खन। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम या फिर माइनस 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तो बल कितना हो जाएगा? 2 गुना, आधा, 4 गुना या फिर 1/4। प्रकाश की तरंग आवृत्ति को किस घटना से प्रदर्शित की जा सकती है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या फिर चुंबकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये टफ क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बस याद रख लीजिए आप लोग। इसको अगर आप समझने जाएंगे ना तो ये बहुत पेचीदा है, ठीक है। लाइमन श्रेणी, बाल्मर श्रेणी, पास्चियन श्रेणी या फिर ब्रैकेट श्रेणी, ये आपका ऑप्शन में दे रखा है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, उपभोक्ता संतुलन का, मुद्रास्फीति का या फिर बेरोजगारी का। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती है? हस्तशिल्प आय, घरेलू सेवाएं, वेतन या फिर किराया, ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? सेवा कर, वैट, आयकर या फिर उत्पाद शुल्क। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, निगम कर, सेवा कर या फिर संपत्ति कर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है? कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है? लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी या फिर कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु स्मृति का संकलन लगभग कब हुआ था? ऑप्शन में दे रखा 500 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व, 1000 ईस्वी या फिर 300 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग, कर्मयोग, भक्ति योग या फिर ज्ञान योग। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तुलु वंश, सालु वंश, संगम वंश या फिर अरविदु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन दे रखा, दिल्ली, मुंबई, मद्रास या फिर कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1930 में, 1940 में, 1942 में या फिर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1910 में, 1915 में या फिर 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दोष लोगों की हत्या करके विभाजन हुआ, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन दे रखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो ये आज का 50 क्वेश्चन था। आप लोगों ने कितना किया आउट ऑफ 50 आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं।
पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है। तो देखिए आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसका जो लेखक है अबू फजल है, जो फारसी में लिखा गया था इसको, ठीक है। आईने अकबरी को इसका लेखक है अबू फजल और इसको फारसी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 1855 में हुआ था, ठीक है। और इसको एग्जैक्ट अगर डेट भी याद रखना है तो 30 जून 1855 इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इसका नेतृत्व, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन किया था। तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो मेन थे सिदो और कानू, ये सब भाई बहन थे, ठीक है। सिदो और कानू और इनके साथ 2 इनके भाई थे, चांद और भैरव, ठीक है। ये 4 भाई थे और 2 बहन थी, कौन कौन, फूलो और झानो। ये सब अपने आपस में भाई बहन थे, ठीक है। और इसका मेन जो है सिदो और कानू थे, सिदो मुर्मू और कानू मुर्मू थे। चलिए नेक्स्ट है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था। देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है ये जमींदारों के साथ किया गया था, ठीक है। जमींदारों और तालुकारों के साथ किया गया था। हुआ क्या था कि जो 1793 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। इस समझौते के तहत जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना गया तथा कंपनी और जमींदारों के बीच जो भू राजस्व है यानी कि टैक्स जो था उसके बीच में बंटवारा किया गया। तो कितना कितना का बंटवारा था। तो किसानों से वसूले गए कर का 10/11 भाग कंपनी और 1/11 भाग जमींदारों को अपने खर्च के लिए रखना होता था, ठीक है। ये इसका पूरा विवरण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन कौन सा था। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन में आप लोग को दिमाग खराब करेगा, ठीक है। तो पहला तो है कि हिल स्टेशन कौन सा था ब्रिटिश काल का। तो अगर हिल स्टेशन पूछा जाएगा तो ऊटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऊटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यहीं पे ब्रिटिश काल में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर पूछ दिया जाएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये हो जाएगा शिमला, ठीक है। हिल स्टेशन ऊटी और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। चलिए नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो था 1906 में हुआ था और इसको एग्जैक्ट अगर डेट भी याद रखना है तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। इन जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, उसके अलावा आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष सर सुल्तान मोहम्मद शाह यानी कि इन्हीं का नाम है आगा खां तृतीय, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां तृतीय को बनाया गया था। भारतीय, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, ये तो मुस्लिम लीग का हो गया। एक ही साथ अगर दोनों का किया जाए मुस्लिम लीग का, तो देखिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। संस्थापक कौन कौन थे मुस्लिम लीग के। तो नवाब ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके अलावा भी थे आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क थे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष सर सुल्तान मोहम्मद शाह यानी कि आगा खां तृतीय को बनाया गया। ये तो हो गया मुस्लिम लीग का। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। और संस्थापक कौन थे। तो ए.यू. ह्यूम, इसका तो पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था, ठीक है। स्थान कहाँ पे होता, बॉम्बे। उस समय बॉम्बे हुआ करता था, अभी तो मुंबई है। कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष इनके कौन बने थे, W.C. बनर्जी या फिर वेमेश चंद्र बनर्जी। तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया। तो डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था और ये कब क्यों मनाया गया था, तो पाकिस्तान की मांग के लिए, ठीक है। कब और ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कब हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के कुल निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। तो संविधान सभा जब हुआ था उस समय तो कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी था, तो 389, याद रख लेना 389। और ये 389 किस तरह से आया था, तो ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि जो भारत में जो ब्रिटिश एरिया जो कब्जा में था उसको बोला जाता था ब्रिटिश प्रांत। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य थे, ठीक है। देसी रियासतों यानी कि उस समय भी ब्रिटिश के अधीन नहीं हुआ था और राजा महाराजा जिसको था वो रियासत कहा जाता था। तो देसी रियासतों से आए थे 93 सदस्य और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे 4 सदस्य, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दोगे तो आ जाए कितना, 389। कबीरदास के गुरु कौन थे। तो कबीरदास के कई बार एग्जाम में पूछा गया कबीरदास के गुरु कौन थे, तो स्वामी रामानंद जी कबीरदास के गुरु थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, जब भी हम लोग को जो आँख से जब हम देखते हैं कोई भी वस्तु को तो वो उल्टा बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। अगर, और हम लोग को पता है अगर उल्टा बना तो वो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होता है। और अगर सीधा बना तो वो काल्पनिक होता है। तो ठीक है, अगर उल्टा बन गया तो क्या हो गया? वास्तविक हो गया। यानी कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? हम लोग लेंस जो जानते हैं, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस मतलब लगा हुआ होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। इसी को क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है मानव आँख के अंदर में अगर है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, यानी कि प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। देखो, जहाँ भी रंग रहेगा, रंग जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश लाल दिखाई देना, ठीक है, या फिर समुद्र का पानी का नीला दिखाई देना, जब भी रंग का बारे में नीला रंग के बारे में जब भी रहेगा तो आप लोग सीधा सीधा प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मार देना है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत नहीं है मतलब ये जो है आपको पूछा गया, पारंपरिक स्रोत नहीं मतलब ये नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन सा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा जो पारंपरिक ऊर्जा होता है, ठीक है, और नवीनीकरणीय ऊर्जा जो गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है। तो आपसे पूछा गया है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि गैर पारंपरिक है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मतलब जिसको, देखिए, एक होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा, एक होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा और एक होता है गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन सा होता है? जिसको जो पुनः बन सकता है, और ये जब तक, जैसे कि सूर्य से हम लोग ऊर्जा लेके ऊर्जा बना सकते हैं, और जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम लोग इसका ऊर्जा बना सकते हैं इससे, ठीक है, एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कोयला एक बार ख़त्म हो जाने के बाद ये इसको बनने में फिर से लाखों करोड़ों साल लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कोयला क्या हो गया? एक हो गया पारंपरिक स्रोत, ठीक है, और जो सोलर एनर्जी ये हो गया एक अपारंपरिक या फिर नवीनीकरणीय स्रोत, ठीक है, एनर्जी का। इसको समझिए थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। तो अगर हम लोग नवीनीकरणीय ऊर्जा को देखते हैं तो वो कौन कौन सा आता है जिसको हम लोग पुनः बना सकते हैं? जैसे कि ये हो जाएगा सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। इसको रिन्यूएबल एनर्जी इसको बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सब बायोगैस हो गया, जो हम लोग एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, ये सब क्या है? ये सब हो गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि ये हो जाएगा क्या? एक नवीनीकरणीय ऊर्जा हो गया, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में कौन बाधा उत्पन्न करता है? तो राष्ट्र निर्माण में देखिए सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता मतलब टुकड़ों में टूटना, एक संप्रदाय दूसरा संप्रदाय। तो अगर एक देश टुकड़ों में टूट रहा है, अगर जातिवाद या फिर किसी और तरह से टूट रहा है, तो ये सांप्रदायिकता ये देश हित के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया था? तो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने, तो देखिए भारतीय सेना ने तीनों, या तो थल सेना हो गया, या तो जल सेना हो गया, या तो फिर वायु सेना हो गया, तीनों ने अलग अलग अभियान को चलाया था, अलग अलग ऑपरेशन को चलाया था, ठीक है। अब देखिए विस्तार से, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय सेना कहने का मतलब है कि तीनों ही आ जाता है, लेकिन अगर नॉर्मली इसे बोला जाता है तो ये थल सेना के बारे में बात करता है। तो थल सेना के द्वारा चला गया था ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय। अब अगर यहीं पे हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है, ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत दुर्गम पहाड़ियों में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को सटीक हवाई हमले करके मारना था। ऑपरेशन तलवार, यह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, जिसके जरिए अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना को घेरा गया था और समुद्री मार्ग में उसकी आपूर्ति को रोक दी गई थी, ठीक है। तो थल सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय, और वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर, और जल सेना या फिर नौसेना के द्वारा ऑपरेशन तलवार को चलाया गया था। तो ये तीन ऑपरेशन आप लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट है, भारत में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? तो भारत में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नेता थे, ठीक है। और ये जो है 5 जून 1974 को बिहार के राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरुद्ध ऐतिहासिक क्रांति का आह्वान किया गया था, ठीक है, 5 जून 1974 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। अब
लोकसभा में, अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। इन 543 सीटों में एसटी के लिए जो आरक्षित है वो है 47, ठीक है, एससी के लिए है 84 और जनरल के लिए 412 सीटें। सबको जोड़ दीजिएगा तो 543 सीटें हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 9/11 के नाम से जाना जाता है। 9/11 यानी कि 9 सितंबर 2011, ठीक है। और कौन आतंकवादी संगठन ने किया था? तो अलकायदा ने किया था ये हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1971, आप लोग को पता होगा 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। और स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था 26 मार्च 1971 को। तो घोषणा किया गया था 2671 को स्वतंत्रता की, और विजय दिवस या फिर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे? तो ये स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ तो 1919 को वर्साई की संधि के तहत, और इसका अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्वाटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? भारत क्वाटा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये किया था 2002 में, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट डेट हो गया 26 अगस्त 2002। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? इसको अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल को इसको अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में, ठीक है। लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 से। लक्ष्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है। देखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है कि एक कूलम उस विद्युत आवेश की मात्रा है जो किसी चालक पे 1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर स्थानांतरित होता है। और आप लोग को पता है कि चार्ज बराबर क्या होता है? I/T, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला और इसी से न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस पे क्या असर होता है? देखिए जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे ना तो चालक या कंडक्टर की बात किया गया, ठीक है, चालक की प्रतिरोधता पे यानी कि रेसिस्टिविटी पे क्या असर होता है? तो रेसिस्टिविटी इसका क्या होता है? इसका रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है, ठीक है, इसका रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है, प्रतिचुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक पदार्थ की चुंबक की प्रकृति कैसी होती है? चुंबक की प्रकृति कैसी होती है? तो छोटा होता है और ऋणात्मक होता है। छोटा होता है और ऋणात्मक होता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? छोटा और ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है, इसका ये सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला दृश्य प्रकाश कौन सा है? तो हम लोग को पता है 7 जो विजिबल लाइट होता है, विबग्योर के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और इसमें भी सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला जिसका वेवलेंथ सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला पूछा ना, सबसे कम तरंगदैर्घ्य यानी कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम हो, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? आप लोग को पता होगा वायलेट का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड का होता है। अब यहीं पे देख लो, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का, लेकिन सबसे कम डेविएशन जो होता है वो होता है किसका? रेड का। और सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होता है वो किसका होता है? वायलेट का होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछा है, इसमें बैगनी हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो तरंगदैर्घ्य का जो रेंज होता है यानी कि वेवलेंथ का रेंज होता है तो 380 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये के नोट जारी करता है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे दोनों ही दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में इस हिसाब से तो दोनों ही सही होना चाहिए। इसका वित्त आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन आप लोग के एग्जाम में शायद इस तरह नहीं दे, ठीक है, दोनों नहीं देगा, एक कोई देगा तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस पर तो जो सिग्नेचर होता है, देखिए बाकी जितना भी नोट है सब में गवर्नर का, RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, लेकिन इसमें वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट में, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि बाकी जितने भी नोट है सब में लिखा होता है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, लेकिन 1 रुपया के नोट पे आप लोग देखिएगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। ये सब बातें याद रख लीजिएगा। अर्धबोनी गेहूं की किस्म का विकास किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेकरी में जो ईस्ट होता है, जो बेकरी जो होता है उसमें जो ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो किस खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। और ये होता है ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होता है जो सूर्य से उष्मा को लेके जो पृथ्वी के वायुमंडल का जो इस पे टेम्परेचर को बनाए रखता है, ठीक है। अगर यही ग्रीन हाउस गैस से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बोलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो मेन होता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, चार्ज कितना होता है ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे सेम चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस में लिखा जाएगा और प्रोटॉन होगा तो प्लस में सिर्फ लिखा जाएगा। तो इसमें जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर यही प्रोटॉन की बात किया जाएगा तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा प्रोटॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो बल क्या होगा? ग्रेविटेशनल से पूछा गया है। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका बल क्या हो जाएगा? तो फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं m1 मास m1 × m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। और यही r जो होता है वो दूरी को नापता है, ठीक है। अगर हम लोग बोला कि दूरी को ही दोगुना कर दिया जाएगा, अगर दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा तो 2 दूगुनी 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। प्रकाश की तरंग प्रकृति को कौन सी घटना प्रदर्शित करता है? तो देखो, प्रकाश में लाइट को दो तरह से माना गया है, एक तो वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया वेव नेचर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया तरंग प्रकृति के बारे में, ठीक है। और तरंग प्रकृति के बारे में तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के थ्रू हम लोग इसको, यहाँ ऑप्शन के अनुसार है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। क्या? प्रकाश की जो तरंग प्रवृत्ति यानी कि वेव नेचर जो होता है, यह मुख्यतः इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन ऑफ लाइट यानी कि डिफ्रैक्शन, और ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू हम लोग इसको वेव नेचर को प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर लाइट को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए होता है कि विद्युत प्रभाव इफेक्ट, विद्युतीय प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक, प्रकाश से विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कॉम्पटन प्रभाव इफेक्ट के थ्रू हम लोग इसका पार्टिकल नेचर को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? देखिए, इसमें होता है कि इसको जरा समझिए, एटम के न्यूक्लियस और इसके बाद में जो न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा में घूमता है, ठीक है, कक्षा में घूमता है। ये रहा न्यूक्लियस और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूमता है, ठीक है। अब इसी कक्षा को हम अगर इस तरह से लाइन बाय लाइन हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। इस तरह से कहा गया है कि जो हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य प्रकाश में पाई जाती है? तो जब इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी खोता है, छोड़ के जब आता है नीचे तो n = 2 पे आता है, ठीक है, n = 2 पे आता है। जब इस तरह से गिरता है और सारा इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से जब गिरता है तो ये जो गिरता है और जहाँ पे होता है ये दृश्य प्रकाश, जब गिरता है तो एनर्जी को निकालता है, अपना एनर्जी छोड़ता है, क्योंकि जब एनर्जी गेन करेगा तो एनर्जी इस पे आएगा तो वो ऊपरी वाले ऑर्बिट पे जाएगा। लेकिन जब एनर्जी छोड़ता है तो क्या होता है, एनर्जी जब छोड़ता है तो वो नीचे आके n = 2 पे आ जाता है, ठीक है। और जब ये नीचे आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, यानी कि प्रकाश को रिलीज करता है। जब हीट को रिलीज करता है तो उस पर लाइट निकलता है, लाइट निकलता है तो लाइट विजिबल क्षेत्र में आता है, ठीक है। और तब हमको ये हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम कहलाता है पूरा। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश क्षेत्र में पाई जाती है, ये हमको दिखाई देता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है वॉल्मर श्रेणी, ठीक है, वॉल्मर श्रेणी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया दृश्य प्रकाश में आया, लेकिन अगर यहीं पे पराबैंगनिक में आ जाता तो, अगर अवरक्त में आ जाता तो किस नाम से जानते हैं? तो लाइमन श्रेणी। अगर लाइमन श्रेणी ये होता है पराबैंगनिक क्षेत्र में। एक होता है पासवन श्रेणी, ये होता है अवरक्त, अवरक्त में 3 होता है, ठीक है, पासवन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फंड श्रेणी, ये तीनों आता है इंफ्रारेड में, ठीक है, इंफ्रारेड क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ाया जाता है इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, घरेलू सेवाएं जो होता है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? कौन सा प्रत्यक्ष कर है? अच्छा, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति या फिर संस्था पे लगाया जाता है उसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और
आयकर, आय जो होता है, आप अगर कमा रहे हो तो डायरेक्टली आपसे लेगा, यानी कि किसी व्यक्ति पे लगाया गया कर या फिर किसी संस्था पे लगाया गया कर डायरेक्ट कर होता है। यहाँ पे आय जो देते हैं हम लोग, ये डायरेक्ट किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से लिया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति पे लगाया गया। सेवा कर, वैट और उत्पाद कर, ये इनडायरेक्ट कर होता है। ये वाला चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब यहीं पे हम लिख दिए निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर तो हम लोग देख ले, अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो डायरेक्टली किसी वस्तु पे लगाया जाता है या फिर किसी सेवा पे लगाया जाता है, इसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था पे लगाया जाता था, लेकिन अप्रत्यक्ष कर किसी वस्तु, गुड्स पे लगाया जाता है या फिर किसी संस्था पे ये किसी क्या उसको बोलते हैं, किसी सेवा पे लगाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। चलिए देखिए, यहाँ पे पूछा गया अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो यहाँ पे सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आयकर डायरेक्ट कर है, निगम कर डायरेक्ट कर है, संपत्ति कर डायरेक्ट कर है। संपत्ति हो गया, निगम हो गया, फिर आय हो गया, इसमें डायरेक्ट लगाया जाता है टैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में कौन सा स्थित है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा भी हरियाणा में कई सारे स्थल है जो कि आप लोग याद रख लीजिए। राखीगढ़ी के अलावा निर्दाना, अभिरदाना, मिताथल या फिर तिघराना और बनवाली, ये सब आप लोग चारों नाम याद रख लीजिएगा। और एक राखीगढ़ी, सब हरियाणा में स्थित है, ठीक है। मनुस्मृति का संकलन लगभग कब किया गया था, तो मनुस्मृति का संकलन है लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में किया गया था, ठीक है, 200 ईस्वी के बीच में किया गया था। और ये जो है शुंग काल के दौरान किया गया था, ठीक है। और इसको लिखा कौन था, मनु ने लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहलाता है, तो बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है इसको अष्टांग मार्ग कहा जाता है, अष्टांग मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था, ठीक है। और प्रथम जो है वो है संगम वंश, ठीक है, संगम वंश। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चारों के बारे में। संगम वंश साम्राज्य का प्रथम राजवंश था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, संगम वंश था, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर का जो आया शासक, वो आया था सालुब राजवंश, ठीक है। सालुब राजवंश यह साम्राज्य का दूसरा राजवंश था, जिसकी स्थापना 1485 ईस्वी में सालुब नरसिंह ने किया था। उसके बाद आता है तुलुब राजवंश, ये तीसरा है, जो 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुब द्वारा स्थापित किया गया था। और यही तुलुब वंश का एक महान शासक हुआ करता था, कौन सा, राजा कृष्णदेव राय। आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, राजा कृष्णदेव राय तुलुब वंश से। और ये तीसरा वंश है विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। चौथा जो है वो है आराविदु राजवंश, ये विजयनगर का चतुर्थ यानी कि चौथा राजवंश था, और ये अंतिम राजवंश भी इसको माना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल देव राय ने किया था, ठीक है। तो ये चारों को अच्छे से याद रख लीजिएगा आप लोग, कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है 1911 में पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी, अच्छा 1911 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ होती थी, यानी 1911 से पहले कहाँ था राजधानी ब्रिटिश साम्राज्य का, तो यह था कलकत्ता में। और 1911 के बाद दिल्ली हो गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग अभी पूरा डिटेल से देखते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 1772 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की आधिकारिक राजधानी बनाया था। कौन, वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम द्वारा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कब, 12 दिसंबर 1911 को। ये तो हो गया, दिल्ली आ गया। अब एक नई दिल्ली भी नाम सुनेंगे, तो नई दिल्ली कब बना था, तो नई राजधानी का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इसके बाद यह प्रशासनिक रूप से कार्य करने लगा, ठीक है। प्रशासनिक राजधानी भी बन गया यही नई दिल्ली, ठीक है। तो ये सब आप लोग पॉइंट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को शुरू किया गया था, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट डेट अगर रखना है तो 17 अक्टूबर 1940 को की गई थी, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की युद्ध नीति के खिलाफ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था। प्रथम, अब इसमें 3 सत्याग्रहियों को चुना गया था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। दूसरा कौन था, दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सत्याग्रही कौन था, ब्रह्मदत्त। ये तीनों के बारे में याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 47वां नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 को किया गया था। हरिद्वार में किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्दोष लोगों की हत्या करके विभाजन हुआ है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो संविधान सभा के प्रथम
अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसका जो बैठक हुआ था, प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949। गाइस, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग का 50 में कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए आप लोग ये जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।